हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 20 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल थी। इस आर्टिकल ने ये बताया कि कैसे हम रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इंडिया की क्या रोल हो सकती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पीस है उसे इस्टेब्लिश करने में। इस आर्टिकल में तीन चार चीज़ें हमारी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मेंशन है क्या, तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। याद रखनी है, यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा ये डेवलप की गई है, क्योंकि इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रशिया में अटैक की गई है यूक्रेन के द्वारा ज़्यादातर। तो इसलिए याद रखनी है इसके बारे में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ कवर थी वो थी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के बारे में। अब मिसाइल सिस्टम के बारे में यूपीएससी पूछती है, राइट? तो आपको याद रखनी है ये यूएसए की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्विस पीस समिट के बारे में मेंशन है इस आर्टिकल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंडक्ट की गई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन्स हैं उसे ख़त्म करने के लिए और पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। अभी आपको पता होगा पूरी वर्ल्ड में कुछ कुछ देशों हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, जैसे चाइना जापान, चाइना फिलीपींस, राइट? इसराइल लेबनान या इसराइल यमन, इनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रही हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हमारी प्रीलिम्स के लिए हो जाती है कि यूपीएससी हमसे पूछ सकती है कि कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये समिट कंडक्ट की गई थी। इसलिए याद रखनी है, पीस स्विस पीस समिट यूक्रेन और रशिया की टेंशन्स के लिए को डी एस्केलेट करने के लिए ये पर्टिकुलर समिट को लाई गई थी। अब इस आर्टिकल में जीसीसी के बारे में मेंशन है, इसे हम देख लेते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखनी है मेंबर्स को। ये काउंसिल की हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है जीसीसी की, तो रियाद, सऊदी अरेबिया में। और जितने भी मेंबर्स हैं जीसीसी के अंदर ये सारे मोनार्कीज़ हैं। और इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1981 में। अब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। आपको याद रखनी है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये पर्शियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, और इनमें और भी कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्री तो शेयर करती हैं पर्शियन गल्फ से, पर वो पार्ट नहीं है जीसीसी की। क्योंकि यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकती है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ से, वो मेंबर हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इराक और ईरान मेंबर नहीं है जीसीसी की। आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। और क्या मेंशन है, तो इसमें ब्रिक्स के बारे में मेंशन की गई है, तो इसे देखते हैं। हालांकि ब्रिक्स के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, यहाँ रिवीजन हो जाएगी एक बार दोबारा, इसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो भी मेंबर्स हैं ब्रिक की वो मिलती हैं और मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी मेंबर्स हैं, तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज ने मिलकर ब्रिक्स को नहीं बनाया है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। याद रखनी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चार कंट्री ने ही मिलकर ब्रिक्स को बनाया है। पहली समिट कहाँ हुई थी, तो यekaterinburg 2009 में। और एक ईयर बाद साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया 2010 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2024 में ही ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ब्रिक को ज्वाइन किया है। ठीक है, कुछ और हम डिटेल्स देखते हैं जो हमसे यूपीएससी पूछ सकती है। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को ब्रिक्स के मेंबर कवर करते हैं और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी आपसे इन नंबर्स में चेंजेस करके पूछ सकती है। अब ब्रिक्स की टर्म ये जो मेंबर कंट्री है इन्होंने नहीं दिया है, आपको याद रखनी है। ये एक पब्लिकेशन आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स बाय जिम ओ नेली। इन्होंने ब्रिक्स की टर्म को पहली बार डिफाइन किया। कुछ और डिटेल्स हैं जो हमें समझना होगा। 2013 में फिफ्थ ब्रिक समिट हुई डरबन में। वहाँ पे इन कंट्रीज़ ने मिल के सोचा कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए सेम एज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ताकि जो भी फंड या लोकेशन होगी वो ईजिली ब्रिक वाली नेशंस में फ्लो हो सके। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक
इसी के तहत बनी है, आपको याद रखनी है। 2024 में ये सेटअप हुई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई, चाइना। और ये आइडिया किसने दिया कि ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए? तो आइडिया दिया गया है इंडिया के द्वारा। फोर्थ ब्रिक की समिट जो हुई 2012 में दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहाँ इसे प्रपोज किया गया था, याद रखनी है। और अभी 2024 में ब्रिक की समिट कहाँ होगी? तो कजान, रशिया में। याद रखनी है, कजान रशिया में होगी, क्योंकि 2025 यानी नेक्स्ट ईयर हमसे यूपीएससी अगर ब्रिक्स के बारे में पूछती है तो ये भी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, दूसरी न्यूज़ में बढ़ते हैं। अब ये आर्टिकल आई है जहाँ पे कल ही की न्यूज़पेपर में ये बात की गई थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये ट्रम्प के साथ थोड़ी कैजुअल मीटिंग करेंगे, राइट? तो इसी पे थी आर्टिकल, पर ये आर्टिकल में यही चीज़ मेंशन है कि अभी ऐसी कुछ डायरेक्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कहाँ और कब दोनों के बीच, दोनों इंडिविजुअल के बीच में ऐसी मीटिंग होगी। पर आपको याद रखना है कि इस आर्टिकल में दो चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है, उस वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के बारे में, और दूसरी चीज़ क्वाड के बारे में। क्वाड के बारे में हम आगे देख लेंगे, अभी हम देख लेते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो यूएस के द्वारा लाई गई है 2022 में, ठीक है। जो जो बाइडन अब फिलहाल जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये लाई गई थी, आपको याद रखनी है। और ये फ्रेमवर्क है जहाँ पे 14 ऐसी पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके अंदर, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हैं। और बाकी और भी जो कंट्रीज़ हैं उन्हें भी इनविटेशन इसके द्वारा दी गई है, ये फ्रेमवर्क के द्वारा। अगर वो चाहें तो वो भी इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर सकती हैं। अब इसके अंदर 4 पिलर्स हैं, आपको याद रखनी है। फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, कार्बनाइजेशन, ठीक है, और टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो 4 क्या क्या इसकी पिलर है? तो यहाँ ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एंड इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन मेंबर हैं। तो इसमें मेंबर्स हैं इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। आपसे यूपीएससी इतनी डिटेल में नहीं पूछेगी, आपसे जनरल पूछेगी क्या, कि इसके अंदर कौन कौन सी मेंबर है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हमें सिर्फ याद रखनी है। इंडिया मेंबर है, जापान है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बस आपको 4 जो हैं कंट्रीज़, सॉरी 5 जो कंट्रीज़ हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। या यूपीएससी आपसे ऐसे भी पूछ सकती हैं कि इसमें इंडिया और कुछ ओशियाना ओशियाना कंट्रीज़ भी हैं और कुछ आसियान की भी कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ऐसे यूपीएससी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने इसकी 3 पिलर्स को साइन किया हुआ है, पर एक जो पिलर है उसे इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। उसे रेक्टिफाई नहीं किया है। कौन सी? तो ये ट्रेड वाली। आपको याद रखनी, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी को इंडिया ने साइन किया हुआ है, पर पार्शियली ऑप्टेड किया गया है, ठीक है। ट्रेड पिलर को अभी इंडिया ने इसे साइन या रेक्टिफाई नहीं किया, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि इसराइल को रोक लेना चाहिए जो भी टेरिटरी को वो कैप्चर कर रही है, राइट, जो पैलेस्टीनियन वाली एरिया है वहाँ की, तो उसे रोक देना चाहिए। और ये यूएनजीए ने किसकी रेफरेंस में कहा? तो आईसीजे के रेफरेंस में, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रेफरेंस में कहा, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले अपनी रिकमेंडेशन दी थी इसराइल को लेकर, राइट। तो इसी पे ये आई है। और कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यही दो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे हम देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट है जो डिस्प्यूट अगर होती है नेशंस के बीच में, उससे ये डील करती है और इंटरनेशनल लीगल इश्यूज को देखती है। याद रखनी है, ये जो अपनी रिकमेंडेशन देती है या ओपिनियन देती है वो एडवाइजरी नेचर की है, ठीक है। वो बाइंडिंग नहीं है, यानी वो पर्टिकुलर कंट्री को माननी ही पड़ेगी, वैसे नहीं है, एडवाइजरी नेचर है, याद रखनी है, ठीक है। ये 6 जो ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, उसी की एक ऑर्गन है। लोकेटेड कहाँ है? तो हेग, नीदरलैंड में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो याद रखनी है सक्सेसर किसकी है? तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की। याद रखनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों सेपरेट बॉडी है, ठीक है। दोनों एक नहीं है या इसी के अंदर ये नहीं आती, आपको याद रखनी है, सेपरेट बॉडी है। कुछ और डिटेल्स देखेंगे।
जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो पार्टी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यू के, आपको याद रखनी है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। 9 ईयर टर्म के लिए याद रखनी है। और एक पर्टिकुलर कंट्री से एक ही जज रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसी प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जो लोकेटेड न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग नीदरलैंड में है, आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। दोनों मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार चाहें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी गूगल करके देख लें, ठीक है। अब ये एक आर्टिकल आई है एफएटीएफ के बारे में कि इंडिया को कोर्ट सिस्टम की जो कैपेसिटी है इसे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग वाली चीज़ें हैं उससे इंडिया डील कर सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफएटीएफ, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड कब हुई है तो 1989 में हुई है। किन के द्वारा ये लाई गई है तो ये इनिशिएटिव है G7 ग्रुप की, याद रखनी है आपको। काम क्या करती है तो ये पॉलिसीज डेवलप करती है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। पहले ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आई थी, पर 2001 में इसके पास पावर दे दी गई कि ये टेररिज्म फाइनेंसिंग की भी चीज़ों को देख सकती है और पॉलिसीज बना सकती है। आपको याद रखनी है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग दोनों चीज़ें कवर्ड हैं एफएटीएफ के अंदर, ठीक है। सेक्रेटरी इसकी जो सेक्रेटेरिएट है वो एडमिनिस्टर और होस्ट कौन करता है तो ओईसीडी करती है, आपको याद रखनी है। जो लोकेटेड कहाँ है तो पेरिस में। ये हालांकि दोनों अलग अलग बॉडी हैं, एफएटीएफ अलग है ऑर्गेनाइजेशन और ओईसीडी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पर होस्ट की जाती है ये ओईसीडी के द्वारा, आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है तो पेरिस में। अब 2000 से एफएटीएफ दो ऐसी लिस्ट को पब्लिश करती है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को क्या कहा गया तो कॉल फॉर एक्शन, और एफएटीएफ को की जो ग्रे लिस्ट है इसे कहा गया है अदर मॉनिटर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसमें 40 मेंबर्स हैं, ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ब्लैक लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक लिस्ट में अभी 3 कंट्रीज हैं। और ब्लैक लिस्ट कौन सी कंट्री को एफएटीएफ डिक्लेयर कर देती है जो कुछ भी थोड़ी सी भी एक्शन नहीं ले रही है मनी लॉन्ड्रिंग से या टेररिज्म फाइनेंसिंग पे, या बहुत ज़्यादा इस कंट्री में बढ़ी हुई है और कोई सी भी ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंट्री के द्वारा नहीं लाई जा रही है, तो उन्हें ये ब्लैक लिस्ट में रख देती है। तो ऐसी 3 ही कंट्री हैं, आपको याद रखनी है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार, याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये ब्लैक लिस्ट ही है। ग्रे लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रे लिस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज एडेड हैं। यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, जनरल आपसे पूछ लेगी कि हाँ ये 2 लिस्ट को प्रिपेयर करती है या पब्लिश करती है, या और ज़्यादा कुछ पूछनी होगी तो आपसे पूछ लेगी कि ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री एडेड है। नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है कि इंडिया इसमें एडेड है, ऐसा करके आपसे पूछ सकती है, तो याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है एफएटीएफ। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लेके कि 100 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, अभी एक्सप्लोरेशन कर रही हैं आर्कोलॉजिस्ट इसमें, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई इसमें मिल रही है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैंने डिटेल सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं ऑलरेडी, तो आई बटन में इसकी लिंक है, आप इसे ये वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख लें। वो 12-13 मिनट की होगी, आप अगर उसे देख लेते हैं तो आपकी प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स मैंने कवर करी हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई सी भी क्वेश्चन आएगी तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छी डिटेल्स मैंने वहाँ बताई है, आप उसे ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर आई है एमएसपी से रिलेटेड आर्टिकल, जहाँ कमिटी सोच रही है कि जो भी फार्मर्स की ग्रुप हैं जो चाहती हैं कि लीगलाइज कर दी जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, इस पे क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या प्रपोज करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन थी। तो अभी ऐसे कोई सी भी प्रपोजल आई नहीं है, जब आएगी तब उसे देखेंगे। अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एमएसपी को, क्योंकि यूपीएससी हमसे बेसिक चीज़ें पूछती है तो बेसिक चीज़ें हमें क्लियर करनी होगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। अब ये जो प्राइस है ये सेलेक्टेड क्रॉप्स जो खरीफ और रबी सीज़न में प्रोड्यूस की जाते हैं उनके लिए ये लाई जाती है, और ये 2 बार अनाउंस होती है पूरी साल में, जो कटौती और प्लांटिंग होती है, यानी सोविंग और प्लांटिंग सीज़न में ये जनरली अनाउंस होती है। अप्रूव ये क्यों लाई गई थी, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है उसे गारंटी किया जा सके और जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है उसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके।
पहले एमएसपी क्यों लाई गई थी, ताकि टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स अडॉप्ट कर सकें और अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सकें। बट 2000 के बाद क्या की गई कि इसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत इसको चेंज कर दी गई, और इसी इसे बना दी गई फार्मर की एक इनकम की स्कीम जैसे। आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ये पहले लाई गई थी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए एमएसपी, पर बाद में इसे फार्मर इनकम स्कीम में कन्वर्ट कर दी गई। अब बढ़ते हैं आगे। एमएसपी को, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2 बार इसे डिक्लेयर की जाती है। अब एमएसपी को फिक्स कौन करता है या रिकमेंडेशन कौन देता है कि ये एमएसपी होनी चाहिए? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, याद रखनी है, ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देती है सिर्फ, ये बाइंडिंग अपनी ओपिनियन नहीं देती, याद रखनी है। किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। तो क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी सारी रिकमेंडेशन को मान ले, या जितनी ये रिकमेंड कर रही है एमएसपी वही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको याद रखनी, फिक्स कौन करता है ये, और एडवाइजरी नेचर है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। अब हमें याद रखना होगा कि दो ऐसी और भी बॉडीज़ हैं जो एमएसपी को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है एमएसपी के अंदर? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एनएएफएडी, ये दोनों बॉडी जो है ये इम्प्लीमेंट करती है एमएसपी को स्टेट लेवल पे। अब कौन कौन सी कमोडिटीज कवर्ड है एमएसपी के अंदर उसे हम देखेंगे। तो 23 कमोडिटीज़ है एफआरपी शुगर केन इसे इंक्लूड करके, ठीक है। तो सीरियल्स में कौन कौन कवर्ड है? तो पैडी, वीट, मेज, सोग्रम, पेरल, मिलेट, बार्ले और रागी। पल्सेस में कौन कौन है? तो चिकपी, ग्राम, ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द या लिंटल, उड़द के बाद लिंटल। ऑयल सीड्स में कौन कौन कवर्ड है? तो पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सिसमे, सनफ्लावर, सैफलावर, नाइजर सीड्स। और कमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन मेंशन्ड है, कवर्ड है? तो कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉजूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट में यूपीएससी जनरल स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ कवर्ड है। तो सीरियल से 2 ले ले, पल्सेस से 2 ले ले, ठीक है, या कमर्शियल क्रॉप से 1 2 ले ले, ऐसा करके पूछ लेगी। या स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकती है कि सीरियल्स में कौन कौन कवर्ड है, या एमएसपी के अंदर जो ऑयल सीड्स हैं उसमें कौन कौन सी ऑयल सीड्स कवर्ड है, ऐसे करके पूछ सकती है। हालांकि ये जो कमर्शियल क्रॉप्स देख रहे हैं आप नीचे, कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट, इस पे यूपीएससी ने स्पेसिफिकली एक एक करके पूछ लिया है कि क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कहाँ कम प्रोड्यूस होती है, राइट, क्या फ्लेवर्ड फूड कंडीशंस हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें यूपीएससी ने ऑलरेडी कॉटन और रॉजूट के बारे में पूछ लिया है। एक बार हो सके तो कोपरा और शुगर केन के बारे में आप अलग से देख लें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, यही अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि फिक्स कौन करता है एमएसपी? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करता है एमएसपी? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। और अनाउंस कौन करता है एमएसपी? वो आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये अनाउंस करती है एमएसपी को, आपको याद रखनी है। और ये चेयर किसके द्वारा की जाती है? तो प्राइम मिनिस्टर, याद रखनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन चेयर करता है? तो प्राइम मिनिस्टर। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ जो अलकायदा जिहादिस्ट ग्रुप है इन्होंने बहुत ज़्यादा माली में तहलका मचा के रखा है, माली कंट्री में, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 70 से ज़्यादा पीपल की डेथ हो गई और इंजरी हो गई 200 पीपल से ज़्यादा। तो हम देखेंगे माली कहाँ पे है और कुछ कुछ इसकी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये देख सकते हैं माली। अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो देख सकते हैं बहुत सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, राइट। तो मॉर्टिनिया है, फिर अल्जीरिया है, नाइजर है, बुकीना फासो है, यहाँ पे कोटी डेलोवरी है, ठीक है, यहाँ पे गिनी है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं सेनेगल, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ है, इनसे इनकी बाउंड्री शेयर होती है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है? क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ सकती है कि सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री में फैली हुई है, यानी ये डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री में स्प्रेडेड है। तो आपको याद रखनी है, वेस्ट सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, टूनिशिया, इजिप्ट, चैड, सऊदी अरेबिया, सॉरी सूडान और इटेरिया। याद रखनी है, ये सारी कंट्रीज से में ये सहारा डेजर्ट
स्प्रेडेड है। ज्योग्राफी के टर्म्स में ये यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, ठीक है, इसलिए यह मैंने आपको बता दिया। और एक रिवर है नाइजर रिवर। अब यूपीएससी इंटरनेशनल रिवर्स के बारे में भी पूछने लगी है, जैसे जिम्बाब्वे रिवर के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, राइट। तो अब नाइजर, सॉरी, ये माली न्यूज़ में है, और माली में कौन सी रिवर बहती है, तो नाइजर रिवर बहती है। कुछ समय पहले बेनिन भी न्यूज़ में थी, नाइजीरिया भी न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये रिवर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है हमसे ज्योग्राफी वाली टर्म्स टॉपिक के अंदर। तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, कौन कौन सी कंट्री में ये बहती है नाइजर रिवर, बहुत बड़ी रिवर है इसलिए याद रखनी है। तो यहाँ देख सकते हैं गिनी है, फिर इधर माली, यहाँ देख सकते हैं हम नाइजर, फिर बेनिन, फिर नाइजीरिया, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं आपको याद रखनी है। इन कंट्री से नाइजर रिवर फ्लो कर बहती है। अब बढ़ते हैं आगे। ये कॉड के बारे में, ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे लिखी गई है कि चाइना को ये पर्टिकुलर समिट इम्पैक्ट करेगी, उन पे प्रेशर ये बिल्ड करेगी। और अभी हमने देखा कि आगे हम, मैंने आपको बताया था कि कॉड के बारे में भी हम आगे देखेंगे, तो हम इसी में साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉड के बारे में हम देखते हैं, अभी मीटिंग होने वाली है कॉड की। तो कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्यूएसडी शॉर्ट फॉर्म है, या कॉड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। याद रखनी है, ये कोई फोरम नहीं है, या ये कोई इंटर गवर्नमेंटल या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या कोई बॉडी नहीं, याद रखनी है, ये सिर्फ डायलॉग है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग को स्टार्ट किसने किया, इनिशिएटिव किसने इसकी ली थी सबसे पहले, यानी स्टार्ट किसने किया, तो जापान ने किया 2007 में। अब 2007 से लेके 2017, यानी 10 ईयर तक ये इनएक्टिव थी पर्टिकुलर ये डायलॉग। फिर 2017 में आसियान की जो समिट हुई मनीला में, वहाँ इन चारों कंट्री ने दोबारा डिसीजन लिया कि इस क्वाड्रिलेटरल यानी सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड है, इसे दोबारा रिवाइव किया जाए। ये क्यों रिवाइव किया जाए, क्योंकि चाइना की कुछ ज़्यादा ही इंटरवीन हो रही थी इंडो पैसिफिक रीजन में, इसलिए इसे लाई गई थी। और अभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन चल रही थी, राइट। फिलीपींस और चाइना के बीच में टेंशन्स हैं, जापान और चाइना के बीच में टेंशन्स हैं, यहाँ तक कि इंडिया और चाइना के बीच में भी टेंशन्स हैं वो बॉर्डर को लेके, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रुप, और बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, चांसेस है यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो याद रखनी है, ठीक है। और लाई की गई थी ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है। ये आज की लास्ट न्यूज़ है, जहां नगलेरिया फोलेरी के बारे में इसके बारे में बात की गई है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, राइट। कि कैसे केरला ने इसे कम करने में क्या क्या एक्शन लिया, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है, नगलेरिया फोलेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अभी तो कम हो गई फिलहाल, पर आज फिर भी आप देख सकते हैं आर्टिकल इस पे आ ही गई। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, नगलेरिया फोलेरी, याद रखनी है। अब ये अमीबा है, कैसे ह्यूमन में कैसे एंटर कर जाती है, तो पॉन्ड हो, रिवर हो, या कोई ऐसी वाटर बॉडी हो जो पर्टिकुलरली हाइजीन नहीं है ज़्यादा, या स्टेबल है, वैसी जगह पे ये अमीबा वहाँ पे अकर हो जाती है, वहाँ ये जन्म ले लेती है। और जब कोई इंडिविजुअल बात करते हैं ऐसी वाटर बॉडी में, तो नोज़ के थ्रू ये ब्रेन में एंटर पहुंच जाती है, फिर ब्रेन को ये डैमेज कर देती है। यहाँ देख सकते हैं ब्रेन को ये खाने लगती है एक टाइप की, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है, या कॉमा में आके इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। तो एक किड थे केरला के, चाइल्ड थे, उन्हीं में ये सबसे पहले ये नगलेरिया फॉलेरी की केसेस देखने को मिली, इसलिए आर्टिकल में बहुत ज़्यादा थी। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच, आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतनी जानकारी, और उम्मीद करूंगा बहुत सारी जानकारी आपने नई नई सीखी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं तो बिहाफ में आप उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अब चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें साथ में। और कुछ और जानकारी मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इश्यूज क्या हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। तो अभी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से मैं 2 दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी सारी चीज़ें सेटअप है की गई, तो कोई इशू नहीं है। अब इश्यूज नहीं रहेंगे तो मैं डेली आपके लिए ये अपलोड कर ही देता हूँ। कभी कभी नहीं कर पाऊँगा तो हड़बड़ाने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे नेक्स्ट डे पे आपके लिए कवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी करंट अफेयर पूरी अच्छे से कवर करा दूं, ताकि प्रीलिम्स में आपको कोई सी भी परेशानी ना हो। तो यही सब बातें थी। टिल टिल द टाइम के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें, आपका दिन शुभ हो।
हैव अ ग्रेट डे अहेड।